बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर जो है लेक्चर 2। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। उस वक्त मैंने आपको एक एक्टिविटी कहा था कि आप एक रीराइट करें कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो, फिर यूनिटरी स्टेट हो, फंडामेंटल राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो, और उसके अलावा जो भी रियासत के दूसरे ऑपरेशंस हैं उनके बारे में। ये एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है उसको एक्सपेंड करेगी, आपकी इमेजिनेशन बेहतर करेगी। और फिर जैसे ही आपकी इमेजिनेशन और आपकी जो क्रिएशन है वो बेहतर होगी आपकी नॉलेज में, फिर इफ यू हैव द नॉलेज वर्ड्स विल ऑटोमेटिकली फ्लो। अल्फाज इतने अहम नहीं होते, सिंपल सा डिक्शन और सिंपल सी वोकेबलरी से भी आप अपने आइडिया को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो एग्जामिनर है या जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो आपके आइडिया को लेके समझ सकता है आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उसको फिर उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, या जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या जो भी थीसिस स्टेटमेंट है, या जो भी एनालिसिस है, उसकी आपके पास बेहतरीन तरह से प्रेजेंटेशन हो सके। आज लेट्स स्टार्ट लेक्चर। क्योंकि रमज़ान है तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। आप अपने क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आपके पास एक नंबर भी है, आप उधर भी सवाल मेरा सवाल मुझसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैं जो पूरा उसका है रिफॉर्मिंग लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। जब भी आपने कोई आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है, हमारी कोशिश होगी हम इसको एक ऐसे की सूरत में लिखते हैं कि रिफॉर्मिंग व्हाई व्हाई इज इट एसेंशियल टू रिफॉर्म लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो जैसे ही लोकल गवर्नमेंट का फ्रेज आपके सामने आए, इस कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जो है वो बुनियादी तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, रियासत का है, हमारी पब्लिक लाइफ का है। अगर जब आपको पता हो कि हमारा ये जो टॉपिक है ये पब्लिक लाइफ के मुतल्लिक़ है, तो जो पब्लिक लाइफ जब आपने डिटरमिन करनी है या पब्लिक लाइफ के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहला जो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब आपने किसी भी कॉन्सेप्ट की लीगल पोजीशन डिटरमिन करनी है तो उसकी तरतीब ये रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इसकी डिराइव्ड लेजिस्लेशन है वो इसके बारे में क्या है, फिर पॉलिसीज क्या है, फिर इसके इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसकी इंतजामी साख्ते क्या हैं, और किस तरीके से सर्विस डिलीवरी जो है उसको इंश्योर किया जाता है। हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। अब सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट पब्लिक लाइफ का क्या है। जब आप पब्लिक लाइफ की बात करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, स्टेट क्राफ्ट की बात करेंगे, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, तो बुनियादी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के चीज़ों को रेगुलेट करने के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो दो हैं। दो असूलों के ऊपर बुनियादी तौर पे जो आपके इंतजामी साख्ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो खड़े किए जाते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड है और एक डिवॉल्व्ड है। एक मरकजियत पसंद है और एक जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाता है। तो जब भी रियासत के बारे में बात की जाए, रियासती इदारों के बारे में बात की जाए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रलाइज्ड है या ये लोकलाइज्ड है, या ये डिवॉल्व्ड है, या ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके ज़हन में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें अब चीज़ें जो अहम हैं वो मैं उनके बारे में बात करूंगा। एक सेंट्रलाइज्ड आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक आपकी डिसेंट्रलाइज्ड आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। डेवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवोल्यूशन, मैंने आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर किया था। आपको पता होना चाहिए कि डेवोल्यूशन क्या है, डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, रियासत के इदारों में डेवोल्यूशन की क्या अहमियत है, फिर जो इंतजामी इदारे हैं उसमें डेवोल्यूशन की क्या अहमियत है। डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर कंसेंसस है कि किसी भी तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को अगर बेहतर करना हो तो आपने जो पावर है उसे डिवॉल्व करना है। अब रियासत की हम बात करें, रियासत के बड़े इदारों की बात करें, तो अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो देर आर थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और
लोकल गवर्नमेंट है। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे है, तो आपका जो पहला रिलायंस है, जो आपका पहला रेफरेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स समझना होंगे, उससे आपको एक पॉलिटिकल रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी यू में बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे। उसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पार्लिमानी जो गवर्नेंस है उसका कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, फिर ऑफिस की सैंक्टिटी का कॉन्सेप्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो रियासती निज़ाम है उसके बारे में। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर आपके लिए मसला इतना ज्यादा नहीं होगा। आप कभी भी अच्छी तहरीर नहीं लिख सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट का ना पता हो। तो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे एक डिवॉल्व्ड आइडिया है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है। इट इज़ अ डिवॉल्व वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और डेवोल्यूशन की बुनियाद पे, डिसेंट्रलाइज की बुनियाद पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ग्रास रूट पे अच्छे काम करेंगे, सिटीजन पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज ज्यादा होगी और लोगों की उमंगों के मुताबिक होंगे। उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो है इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकेगी। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, देयर आर थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट: फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। अच्छा, ये जो आप तीनों गवर्नमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आपको पूरी फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम आएगी कि फेडरल लेजिस्लेचर जो है हमारा, उसका जो लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली कैसे मुंतखब होगी, सेनेट मुंतखब कैसे होगा, प्रेसिडेंशियल असेंट कैसे होगी, फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस कौन से हैं, इस तरीके से ही प्रोविंसेस के हैं। लोकल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन उस तरीके से उसका इंतजामी और लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाजे नहीं किया गया जिस तरीके से फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का किया गया है। तो we will be talking about, whenever you have to write on the local government in Pakistan, the first reliance you will be taking that is out of the constitution। अब constitution में देखें, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी देखेंगे यू विल बी नोइंग कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारे रियासती और हमारे समाजी और हमारे मुआशरती इदारे जिनको रियासत ने रेगुलेट करना है खड़े होंगे। उसमें अगर आप देखें 32, आर्टिकल 32 देखें तो उसमें जो हमारा रियासत का बुनियादी एक असूल है कि जो लोकल गवर्नमेंट का इदारा है वो प्रमोट किया जाएगा। इससे मुराद ये है कि अब आप ये कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्लिगेशन। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी कौम का अपेरेंटली एक कंसेंसस है। तो दिस इज द कंसेंसस ऑफ द नेशन के देयर शैल बी अ लोकल गवर्नमेंट, और उसको प्रमोट और इंकरेज किया जाएगा। तो ये एक बाइंडिंग फोर्स है तमाम इंतजामी समाजी इदारों के ऊपर, वो लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करें, उसको बेहतर करें। अब स्पेसिफिकली अगर आप देखें आर्टिकल 140 ए को, अब 140 ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, और ये इट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट कि वो लोकल गवर्नमेंट बनाए। अब लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में कैसे बनेगी? लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, पावर कहाँ से आती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिजिटिमेसी क्या होगी, उसकी लेजिस्लेटिव जो है कॉम्पिटेंस क्या होगी, ये दो तीन क्वेश्चंस आपने लाजमी देखने हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था पिछले लेक्चर में कि जब कभी भी आपने पावर की बात करनी है यू हैव टू गो टू द स्केड्यूल 4। अगर आप आर्टिकल 74 को लाइन करें स्केड्यूल 4 से, देन यू विल बी नोइंग व्हाट आर द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उधर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 2 की पावर्स हैं, जो कि पावर फेडरल गवर्नमेंट और सीसीआई की हैं। उसके बाद जो रेजिडरी पावर्स हैं वो है जी प्रोविंसेस की। अब पहली चीज आई कि पावर कहाँ से लेगी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि जो सूबाई पावर्स हैं जिन्हें हम प्रोविंशियल पावर्स कहते हैं, प्रोविंशियल पावर्स में तकसीम होगी लोकल गवर्नमेंट की पावर्स और सूबाई पावर्स। इसलिए अगर आप 148 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लोकल गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल एक्ट के जरिए फॉर्म होंगी। तो अब स्कीम ऑफ दी लोकल गवर्नमेंट क्या होगी कि सूबाई असम्बलियां पाकिस्तान में करेंगी जी लेजिस्लेट, एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट आएगा, उसके जरिए लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होगी। जब भी कोई पाकिस्तान में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंतजामी साख या कोई दूसरी साख
खड़ी की जाती है तो वो एक लेजिस्लेशन से जरिए होती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन होती हैं, क्योंकि कोई भी ऑफिस का काम लेजिस्लेशन के बगैर नहीं हो सकता। तो लोकल गवर्नमेंट कैसे कायम होगी पाकिस्तान में? लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 140 ए के मुताबिक कायम होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव किसका है? ये प्रोविंशियल असेंबली का है। वो एक एक्ट के जरिए लोकल गवर्नमेंट कायम करेगी, क्योंकि रेजिडरी पावर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के पास। अच्छा, अब पहला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू होता है। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि जहाँ पे सीसीआई के 18 सब्जेक्ट्स और फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, अब जो बाकी मानदा सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट कामयाब ना होने की बुनियादी वजह यही है। प्रोविंसेस के पास बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, या वो ये क्लेम करते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर को अगर निकाल दिया जाए तो फिर सूबे शायद सूबों को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देयर आर मोर देन 77 पार्स विद फेडरल गवर्नमेंट। अब जो उनकी अपनी इनहेरेंट पावर्स हैं सूबों के पास, तो वो किस तरीके से दे उसको? होना ये चाहिए था, एक जो मेरा पेपर है उसमें वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ये है कि जो स्केड्यूल 4 है उसमें जो रेजिडरी पावर्स हैं वो भी बता देनी चाहिए कि कौन सी सूबों के पास होनी चाहिए और कौन सी लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इफ वी वांट टू रिफॉर्म लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो द बेसिक आइडिया दैट इज गिविंग इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो वन कैन इजिली, जो स्केड्यूल 4 है उसमें फेडरल गवर्नमेंट, सीसीआई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की पावर्स दे देता है। फर्ज करें कि अगर स्केड्यूल 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स की पावर्स आ जाती हैं, तो फिर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो लोकल गवर्नमेंट को उस लिहाज से तंग नहीं करेगी जो अब हो रहा है। अब ऐसे होता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक एक्ट के जरिए बनती है, तो एक गवर्नमेंट जब लोकल गवर्नमेंट को एक्ट के ऊपर खड़ी करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ उस एक्ट को रिपील करती है, तो लोकल गवर्नमेंट का पूरा निजाम जो है वो जमीन बोस हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपने किसी के बारे में लिखना है तो आपने लीगल स्कीम जरूर देखनी है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द लेजिस्लेशन, व्हाट इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और इसके ऊपर कौन से इम्प्लीमेंटिंग आते हैं, डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, फिर उनकी आगे जो एक्सटेंशन है वो कैसे काम करती हैं। प्राइमरी पर्पज इज कि व्हाट इज लॉ, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। आपके जहन में कोई भी आइडिया आता है कि रियासत को इस तरीके से बेहतर होना चाहिए, मुआशरे को इस तरीके से बेहतर होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिव्यू में अगर आपने उसको उसकी अमलदारी करवानी है तो सबसे पहले आप कानून साजी करेंगे और फिर कानून साजी इम्प्लीमेंट होगी। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अच्छी लॉ मेकिंग करेंगे। किसने लॉ मेकिंग करनी है? फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, फिर आगे फेडरल लेजिस्लेचर ने करनी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने करनी है। जब लॉ मेकिंग हो जाएगी तो फिर जाहिर है उसको जो है उसकी एग्जेक्टिव जो है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो रियासत का कारोबार इस तरह चलता है। आगे हम चलते हैं। हमने देख लिया कि लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में वो प्रीरोगेटिव है प्रोविंशियल असेंबली का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 140 ए। और प्रोविंशियल असेंबली अब एक्ट बनाएगी। जो आज हमारी एक्टिविटी है वो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने एक लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाना है। अब लोकल गवर्नमेंट का आपने एक्ट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि पावर सूबे के पास कौन सी और सूबे को कौन सी पावर्स नीचे देनी चाहिए। एजुकेशन देनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ देनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए, सिविक एमिनिटीज देनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के अपने दूसरे काम देने चाहिए, पॉपुलेशन देना चाहिए। देर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स, सो मैनी पावर्स, दोज आर विद द प्रोविंसेस, कौन सी सूबों तक डिवॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप देखें डेवोल्यूशन का, लोकल गवर्नमेंट का, तो जो हमारी सिविक एमिनिटीज हैं वो नीचे डिवॉल्व होके आनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम एक्ट बनाते हैं। अब जैसे अगर हम पंजाब की बात करें या किसी भी सूबे की बात करें, अब पंजाब में नई गवर्नमेंट आई है, तो अगर हम एक तहरीक चलाते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा? अब जो पंजाब गवर्नमेंट में ऐसे हुआ कि जो हमजा साहब जब थे तो एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना। आई वॉज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव था। जैसे ही बाद में परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने उसको रिपील कर दिया। अब जब नई दोबारा से एक हुकूमत आई है, तो अगर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, या मजबूत तो अभी बात की बात है, अगर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को फाल करना है तो व्हाट विल बी दे डूइंग? दे विल बी डूइंग अ लेजिस्लेशन।
तो एक अच्छी लेजिस्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लेजिस्लेशन में आपको पता है कि ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं, पावर्स कंट्रोल होती हैं, ऑफिस कंट्रोल होते हैं। लेजिस्लेशन एक्चुअली एक एक रेगुलेटरी बॉडी होता है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेजिस्लेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक बड़ा अच्छे उसमें इंतजामी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, सो दैट इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन। लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लोकल गवर्नमेंट का एक लॉ बन गया। अब लॉ के ऊपर जब प्रोविंस में लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनता है तो बहुत ही ज्यादा बहस होती है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट का पता है कि पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक इशू है, तो पाकिस्तान के सियासतदान भी सेंट्रलाइज्ड है। पाकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को सेंट्रलाइज तरीके से चलाया जाए? उसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की ब्रोक्रेसी है, फेडरल ब्रोक्रेसी है, पाकिस्तान की फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी भी है, और उसके अलावा पॉलिटिशियंस भी हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी मरकजियत पसंद है, वो ताकत को जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिवॉल्व नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान में डेवोल्यूशन की अभी तक कोई आवाज नहीं है, कोई तवाना आवाज नहीं है जो पावर्स को नीचे लेके आ सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और आपके लिए थोड़ी सी हैरानगी की बात भी होनी चाहिए कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स या मिलिट्री रिजीम्स रही हैं पाकिस्तान में, उस वक्त लोकल गवर्नमेंट में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि पावर में नहीं थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, तो फिर पावर को डिवॉल्व कर दिया गया। चाहे आप बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम देख लें, चाहे आप मुशर्रफ साहब के दौर में थोड़ा सा अच्छा काम हुआ था एज फार एज लोकल गवर्नमेंट इज कंसर्न, बिकॉज यू हैव टू डिवॉल्व द पावर्स। अच्छा, अब हम इसको गवर्नमेंट कहते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के थोड़ा सा, अब हम कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज जहां पे आएगा, यू मस्ट बी नोइंग कि गवर्नमेंट के तीन हिस्से हैं, जिसमें उसकी मुकन्ना है, लेजिस्लेचर है, फिर लेजिस्लेचर ने क्योंकि लॉ मेकिंग करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जेक्टिव है, जिसको लीड पॉलिटिकल एग्जेक्टिव करती है, परमानेंट एग्जेक्टिव जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोक्रेसी है वो है, और तीसरा जो है इंटरप्रिटेशन है, ज़ाहिर जुडिशरी है। अमूमन जो दुनिया में फेडरल स्कीम्स ऑफ गवर्नेंस है, ये यूनिटरी स्कीम ऑफ गवर्नेंस है, उसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों में जुडिशरी के अलावा, क्योंकि जुडिशरी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेचर और एक उसकी एग्जेक्टिव होती है, क्योंकि फिर ये पार्लिमानी निज़ाम है। तो पार्लिमानी निज़ाम में ऐसे होता है कि जो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस के जो एग्जेक्टिव है, बोथ पार्ट्स ऑफ एग्जेक्टिव, वो लेजिस्लेचर ने ही पैदा करने होते हैं। हम इसको आगे लेके जाते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट अगर हमने कायम करनी है, अगर आप एक एक्ट बना रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का, या आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, या आप उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, तो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाते हुए हम ये देखेंगे कि क्या लोकल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल लेजिस्लेचर से लेजिस्लेशन करवानी है, इस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लेजिस्लेशन करवानी है। लॉ के इट्स ऑल अबाउट लॉ मेकिंग। लॉ जब तक नहीं होगा या एक पूरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। हमेशा लॉ इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, एक तरतीब जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब देखिए, कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सबसे पहले हमें उसकी जो लोकल असेंबली है, लोकल लेजिस्लेचर है, मुकन्ना है, उसकी बात करनी है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन नहीं है। अब हम एक्ट बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें इसकी प्रोटेक्शन दें। फिर जाहिर है, जब वो हमारी असेंबली बनेगी, जैसे हमारी फेडरल असेंबली बनती है या फिर हमारी प्रोविंशियल असेंबली बनती है, वो फिर असेंबली में जिसकी अक्सरियत होगी वो अपनी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव बनाएगी, और फिर वो इम्प्लीमेंटिंग एग्जेक्टिव के साथ काम करेगी। नाउ इफ यू रियलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, वो तो है ही नहीं। अब फेडरल गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, इम्प्लीमेंटिंग मशीन है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसकी नहीं है। ना लोकल गवर्नमेंट की असेंबली है, लेजिस्लेचर है, ज़ाहिर वो एक्ट बनाएगी, एक्ट रिपील होता है तो फिर वो नहीं बन सकती। ना ही वो उसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है। आपके लिए ये बात हैरानगी की बाइस होगी कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट उधार लेती है या डिपेंडेंट है जिनके ऊपर, वो फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो जिले में काम कर रही होती है, या प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी उसको ऑफिसर्स के जरिए होती है। ये प्राइमरी क्वेश्चन ये है जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जो है
उसका ताल्लुक या उसका रिलेशन क्या होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के साथ। मेरे ख्याल में व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है लोकल गवर्नमेंट की नाकामी का पाकिस्तान में, वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे ना हो। को कोशिश की जाती है कि उसको जेर नगी किया जाए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में। अगर उसको लेजिस्लेटिव पावर्स या इम्प्लीमेंटिंग पावर्स दे भी जाएं तो जो उसकी फाइनेंशियल पावर्स हैं या जो फाइनेंशियल किटी है वो नहीं दी जाती। ये पूरा एक प्रोसेस जो है ये एक डेवोल्यूशन का प्रोसेस है। इसके तीनों एस्पेक्ट्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए। हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ना उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट सर्विस है, ना कोई उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन पीएफसी में जाता है। बल्कि मैंने, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो उसमें रिकमेंड किया है कि लोकल गवर्नमेंट का भी एक फिनेंस कमीशन होना चाहिए। जब तक फिनेंसेस डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट तक नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये इश्यूज रहेंगे। एक और चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपके कॉमन एक्सपीरियंसेस होंगे जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो तीन गवर्नमेंट्स वहाँ पे ऑपरेशंस कर रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं। आपके अगर फर्ज करें आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना हो, नादरा के ऑफिस जाना हो, डाकखाना का अगर आपको काम हो, वो ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर आपने रेलवे में जाना हो, सीसीआई के ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर आपने ट्रैवल करना हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, उसके दफातर वापता के होते हैं, वो भी बुनियादी तौर पे सीसीआई के होने चाहिए। सीसीआई अभी तक फंक्शनल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना लेजिस्लेशन के लिहाज से, ना उसके स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। इसके अलावा फिर आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को ऑपरेट करती है डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, उसके सारे इश्यूज होते हैं हेल्थ के, पॉपुलेशन के, बाकी कुछ। इसके अलावा फिर जब लोकल गवर्नमेंट बनती है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत उसके भी ऑपरेशन होते हैं। तो प्राइमरीली कितना कॉम्प्लेक्स हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि एक जिले में देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बाय फोर डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो उनको कोशिश की जाती है कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए किया जाए, जो हो नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट अपना कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर खुद लगाए डिस्ट्रिक्ट में अपने लिहाज से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद लगाए, फिर लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस जो है लोकल गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तीनों लिहाज से जरूरी है। उसके अपने सब्जेक्ट्स में जो एक्ट ने उसको दिए हैं, उसको लेजिस्लेट करने की इंडिपेंडेंस, जिसे हम लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस कहते हैं। फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने की इम्प्लीमेंटिंग उसके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग independence, it means the local government must have their services. If they don't have their services, तो फिर ये बुनियादी असूल जो है गवर्नेंस का, वो उसको पूरा नहीं किया जा सकता। कि जो ब्यूरोक्रेसी है, दे मस्ट complement the political executive under the same legislature। ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक आर्टिकल मैंने स्पेशली लिखा था लोकल गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर। आई पर्सनली बिलीव कि जिस दिन पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सर्विस जो है वो आपकी चॉइस होगी, दैट वुड बी द प्रीमियर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उस दिन वी विल बी हैविंग अ फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। यू कैन एनालाइज कि जब मुशर्रफ साहब के दौर में लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी, तो उस वक्त सो मैनी लेजिस्लेटर्स जो थे, दे वर लिविंग देयर एमपी एमएनए सीट्स, एंड दे वर बिकमिंग नाजिम्स एंड नायब नाजिम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील। सो इट इज ऑल अबाउट पावर। तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है जिलों के अंदर, तो फिर आपने उसको एक गवर्नमेंट की फॉर्म में लेके आना है। और गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेचर है, फिर उसकी जाहिर है एक इंतजामिया है। फिनेंशियल हमारी बहुत से दोस्तों से बात होती रहती है जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम से हैं या लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या डेवोल्यूशन में। पाकिस्तान में डेवोल्यूशन पे काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कोई भी तवाना वाइज जो है वो आपको डेवोल्यूशन की नहीं मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल्ड इन पाकिस्तान। वी हैव नॉट बीन एबल टू रन पाकिस्तान एज ए फेडरल स्टेट। तो जो जो पावर है वो कंसंट्रेशन है। मैं इसे सेंट्रलाइज्ड नहीं कहता, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर में जितने भी हमारे इदारे हैं उसमें शामिल हैं, दे आर नॉट रेडी टू डिवॉल्व इट। अगर उसको लेजिस्लेटिवली डिवॉल्व किया गया है तो फिनेंशियली डिवॉल्व नहीं किया गया। अगर देयर इज अ फिस्कल फेडरलिज्म, if there is a fiscal devolution, then there is no administrative devolution until unless there are
जेनॉन डिवॉल्व्ड प्लान पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा क्योंकि ये बुनियादी स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। अगर आप एक छोटा सा इदारा भी बनाए तो यू विल बी इंश्योरिंग कि जो आपकी पावर्स हैं वो डिवॉल्व होके जा रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मोस्ट ऑफ यू विल बी एस्पायरिंग टू बी असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्टी कमिश्नर। तो अब डेप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ उसका बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ब्यूरोक्रेसी का बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिशियंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और ये आप ब्यूरोक्रेसी देखें, ब्यूरोक्रेसी की कि एट फेडरल लेवल दे आर कंप्लायंट टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एट प्रोविंशियल लेवल दे आर कंप्लायंट टू प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, बट जिले में वो जो डिस्ट्रिक्ट का नाजम हो या चेयरमैन हो, द पर्सन हु इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दे आर नॉट रेडी टू वर्क अंडर हिम। वो उसके मातहत काम नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हिपोक्रेसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। जिस तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मस्ट लीड नॉट ओनली एट फेडरल गवर्नमेंट बट आल्सो एट लोकल गवर्नमेंट। अब डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। बुनियादी तौर पे आप देखें डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है क्या? डिप्टी कमिश्नर का जो हमारा ऑफिस है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है। वंस अपॉन अ टाइम जो अ, आप अगर बैठे हैं पुराने ब्रोगरेड से, दे विल बी टॉकिंग अबाउट आई थिंक दिस ऑफिस मस्ट बी पेरिश्ड, दिस ऑफिस शुड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन दे एस्पायर अबाउट द ऑफिस। वंस इट वाज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इट वाज अ किंग, तो सारी किंग्स की पावर इसमें थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, ये डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर था, पुलिस भी इसके तहत काम करती थी। और इस ऑफिस के जरिए हुकूमत जो है वो की जाती थी। बरतानिया ने इस ऑफिस के जरिए हुकूमत की, बाद में फिर इसकी पावर्स चली गई। जाहिर है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 175(3) को देखें, देयर विल बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी विद द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी इधर से निकल गई, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ गई, जुडिशियल रिव्यू आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया। नाउ इन सिविल डोमेन जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। फिर 2002 के ऑर्डर में पुलिस भी इससे अलहदा हो गई, होम डिपार्टमेंट से उस तरीके से उसका ताल्लुक ना रहा। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर भी ना रहा, मैजिस्ट्रियल पावर्स भी चली गई। बाद में इसको फिर ज़ाहिर रीशेप किया गया। दे वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ डेप्टी कमिश्नर के, इट हैड ऑलवेज फाइनेंशियल किटी विद। वो जब लोकल गवर्नमेंट आती है तो फिर ज़ाहिर है फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, उसकी ज़ाहिर सुपरविजन फिर नाज़िम के पास चली जाती है, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन पाकिस्तान दी प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जो है इदारों के दरमियान वो फिनेंसिस का। 18th अमेंडमेंट के जो लोग हामी हैं या जो इसके मुखालिफ हैं, उनके उनका भी बुनियादी इशू जो है वो फिजिकल स्पेस का है। तो इसमें मेरी एक सजेशन थी, आपको भी पता होना चाहिए कि जो ऑफिस ऑफ डेप्टी कमिश्नर है वो अपने काम करे, वो अपनी जेडीज के मुताबिक काम करे, और जो एक अपनी डोमेन है लोकल गवर्नमेंट की वो उसमें काम करे। सो वी मेक टू एंश्योर फेडरल गवर्नमेंट वर्क्स इन देयर ओन डोमेन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क इन देयर ओन डोमेन, और इस तरीके से वी हैव टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द डोमेन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद फिर जाहिर है अब हम इसकी थोड़ी ना रिकमेंडेशंस के बारे में जाते हैं। बड़े इश्यूज हैं, आप देखते रहते होंगे। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शनरिंग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्शन जब ये करवाए गए, जो अभी हुए हैं, पता नहीं आपने आपका वोट के साथ क्या हुआ है उसमें। तो उसमें अगर आप देखें तो एक ही दिन में प्रोविंशियल और जो फेडरल लेजिस्लेचर है हमारा, उसके इलेक्शंस हुए हैं। इससे पहले ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा था कि मुकर्ररा दिन के अंदर होंगे। तो प्रोविंशियल असेंबलीज जो खान साहब ने अपने नुमाइंदों के जरिए खत्म करवाई थी, वो इलेक्शंस ना हो गए थे। तो उस वक्त की डिबेट, नेशनल डिबेट यही हुई थी, और जिसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी तो फिर फेवर नहीं मिलेगी। अब लोकल गवर्नमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। और कभी भी प्रोविंशियल असेंबली जो है, चीफ मिनिस्टर या जो दूसरे लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पावर्स डिवॉल्व हो। तो जरूरत इस अमर की है, जस्ट इमेजिन कि अगर एक दिन ही इलेक्शंस हो जाएं, फेडरल गवर्नमेंट के भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी और लोकल गवर्नमेंट के भी, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स विच वी कैन गिव इट। ये बुनियादी तौर पे कोई इतना आइडियल आइडिया नहीं है, बट गिवन दी पिकुलर सर्कमस्टांसिस, पिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऑफ पाकिस्तान, हमें बहुत ही ज्यादा सख्ती से कुछ चीजें रेगुलेट करनी पड़ेंगी। अभी भी आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन उस लिहाज से नहीं हो सकेंगे जिस तरीके से होने चाहिए।
अच्छा, अब इलेक्शंस के बाद आप देखें पावर्स भी जो स्केड्यूल 4 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी डिवाइड होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कल्चर ऑफ आवर पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में जो नर्सरी है पॉलिटिशियंस की वो लोकल गवर्नमेंट है, बिकॉज बिकॉज यू यू मेक प्रोग्रेस थ्रू द रैंक्स। तो जो प्रिंसिपल रैंक की जो फाउंडेशन है वो लोकल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है वो ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आगे अपनी सियासत को लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास प्राइमरी नर्सरी भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। तो पॉलिटिशियंस की नर्सरी के तौर पे भी लोकल गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। सो दूसरा एक मैंने उसमें ये भी सजेशन दी थी, हमने बहुत सेमिनार्स किए, वी टॉक्ड अबाउट इट। तो देर आर सो मैनी पीपल हु आर इन फेवर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। दे हैव अ कंसेंसस ऑन इट के मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उनको सादा एक सीएस से तब्दील ना किया जा सके। आपको पता है कि कोई भी जो प्रोविंशियल असेंबली का एक्ट है दैट इज वेरी सिंपल, उसको कोई भी सादा एक सीएस से जो है नल एंड वाइट कर सकता है। तो उसको नल एंड वाइट करने के लिए कम से कम 3/4 हो, ताकि फर्ज करें कि आप उसके बाद एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो नई गवर्नमेंट या जो इम्पेंडिंग या कमिंग गवर्नमेंट है उसको उस तरीके से जमीन बोस ना कर सके जिस तरीके से होता आ रहा है। बिकॉज अगर अगर कोई रिपील हो एक्ट, तो उसके ऊपर जितना भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, जितना भी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस हो, जितने भी उसके ऊपर इंतजामी साख्ते हों, उसका एचआर हो, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो सारे के सारा चेंज हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस है। एक चीज आपने और भी ध्यान में रखनी है, वेन एवर यू मेकिंग और ड्राइंग कंपैरिजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैरिजन, तो उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो आपने लाजमी देखना है। पाकिस्तान इज अ कंट्री जहाँ पे फिनेंसिस के सीरियस इश्यूज हैं, और हमारा मुल्क कर्जों पे चल रहा है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या डोनेशंस पे चल रहा है। तो हमारे सारे बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मनी। हमारी रिग्रेसिव इकोनॉमी है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी नहीं है। रिग्रेसिव इकोनॉमी जो है वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करती। वी नीड टू मेक आर इकोनॉमी प्रोग्रेसिव, जहाँ पे ताकि हम उसको लेके आगे बढ़ें। तो जो स्टेट क्राफ्ट का एक बहुत सारा इशू जो है वो फिनेंसिस का है। आप कुछ थीसिस लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप अगर कोई आइडियलिस्टिक रिकमेंडेशन देंगे तो आप देखेंगे आपके पास फिनेंसिस नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हैं वो डोनर्स के हैं। बेसिकली इट इज अ डोनर एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अ डोनर इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक के फंडेड है, एशियन बैंक के फंडेड है, या हमने कर्जे लिए होते हैं, सॉफ्ट लोन्स लिए होते हैं। तो फिनेंसिस आर दी मेन इशू। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह है कि फिनेंसिस नहीं है। अब अगर आपके पास फिनेंसिस नहीं होंगे तो आप जितनी मर्जी अच्छी लेजिस्लेशन कर लें, आप जितनी मर्जी अच्छी इम्प्लीमेंटिंग मशीन कर लें, बट इफ यू आर ब्रेफ्ट ऑफ फिनेंसिस, यू डोंट हैव फिनेंसिस, देन फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो फिनेंसिस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पाकिस्तान में फिनेंसिस की कलेक्शन भी बड़ी सेंट्रलाइज्ड है। अब सारे फिनेंसिस फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करेगी, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन बनेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी, परसेंटेज आएगी, फिर वो पीएफसी में आएगा और प्रोविंसेस के कैपिटल में आकर रुक जाएगा। देन अगेन इट इज द स्वीट विल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेदर दे ट्रांसफर द बजट, द फाइनेंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट्स और नॉट। अब हम इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आपने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। लेजिस्लेशन के बाद इम्प्लीमेंटिंग मशीन की बात हो तो जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा डिपार्टमेंट है प्रोविंसेस के अंदर, चाहे आप पंजाब का देख लें या बाकी सूबों में देख लें, उनकी कैपेसिटी के बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं। बल्कि मैं जो भी थीसिस या आर्टिकल लिखता हूँ उसमें वन वन लाइनर में ये जरूर लिखता हूँ कि पाकिस्तान फेसेस अ कैपेसिटी क्राइसिस। पाकिस्तान में कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं, स्किल्स के सीरियस इशू हैं। यहाँ पे अच्छे लेजिस्लेटर नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको जो दो एक्टिविटीज दी थी वो दो एक्टिविटीज ये दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, और आज की हमारी एक्टिविटी ये है। आपको मैंने वो जो रिपब्लिक पॉलिसी की है एडिटर या को एडिटर की है ईमेल, आप उधर भेज सकते हैं। पूरा एक ड्राफ्ट नहीं, 4-5 पेजेस का ड्राफ्ट काफी होगा कि आपने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाना है। आपने जो स्केड्यूल 4 है उससे पहले प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है क्या। अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें पंजाब गवर्नमेंट के या किसी दूसरे सूबों के गवर्नमेंट के,
तो आप देखेंगे कि 35 से 40 डिपार्टमेंट्स जो है ना उन्होंने बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल में 8-10 होने चाहिए, लेकिन वो है, उसमें एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, फिर लिटरेसी डिपार्टमेंट है, फिर हेल्थ का डिपार्टमेंट है, पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, फिनेंस का डिपार्टमेंट है, पीएनडी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, एनर्जी का डिपार्टमेंट है। वो रूल्स ऑफ बिजनेस की बुक, इट्स अ गुड सजेशन फॉर यू टू रीड दैट बुक। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टेट डज, और गवर्नमेंटल फंक्शंस क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं। अब ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से एक लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी है उसके। अब लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के इश्यूज क्या हैं। अब लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अच्छा, फर्ज करें कि अब न्यू गवर्नमेंट आई है, तो वो सबसे पहले होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट का अपना थिंक टैंक होता, उसके पास एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बना होता। बट दे विल नॉट बी डूइंग इट, क्योंकि जो हमारे लेजिस्लेटर की क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं। दूसरे लफ्जों में, हम लेजिस्लेटर्स जो हैं वो तो मुंतखब ही नहीं करते। हम तो वो लोग मुंतखब करते हैं जो जिन्होंने गलियां बनानी हैं, जिन्होंने वो काम करने हैं लोकल गवर्नमेंट के। एक्चुअली आप हमारे इलेक्टोरेट की कंट्राडिक्शन देखें, या अभी हमें इर्तिका कितना ज्यादा चाहिए कि हम लेजिस्लेटर्स मुंतखब ही नहीं करते। जब हम लेजिस्लेटर्स की जगह लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, तो वो तो कभी नहीं फिर बनने देंगे लोकल गवर्नमेंट। एक आदमी अगर एमपी है या एमएनए है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि फिर लोकल गवर्नमेंट जो है डिवॉल्व। एक और चीज भी आपने साथ ध्यान में रखनी कि वंस मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आई डोंट वांट टू टॉक पॉलिटिकली। तो मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर से मिला, तो बड़ी अच्छी हमने प्रेजेंटेशन दी, बड़ी अच्छी गपशप लगी, उन्होंने हमें बड़ा सराहा। बाद में आए तो उन्होंने कहा कि बाद में जब हमने थोड़ा फीडबैक लिया, तो उन्होंने हमें बाद में ये फीडबैक दिया, जी वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाए तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन जो है वो पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहता। वो अपनी जगह किसी जगह कोई लाइक आदमी जो है या कोई सियासतदान को डेवलप नहीं करना चाहता। तो एक ये पॉलिटिकल कल्चर भी हमारे अंदर है। That is also one of the reasons that we have not been able to develop and establish local government as per the spirit of the Constitution and for the sake of good governance and service delivery. अब लोकल गवर्नमेंट्स को हमने एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया कि ये एक ऑपरेशनल गवर्नमेंट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसको बेहतर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, देयर मस्ट बी अ वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक और आपने चीज रखनी है, जब आपने लिखना है ना, तो आपने अपनी इमेजिनेशन को रोकना नहीं है। जो आइडिया है, यू हैव टू ट्रांसलेट दैट बिकॉज यू आर डूइंग प्रैक्टिस। और वो जाहिर है किसी एग्जामिनर के पास तो नहीं जा रहा ना, आप खुद देख रहे हैं। जब आप पब्लिक कंजप्शन के लिए लिखते हैं, तो फिर आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, तो फिर यू कैन सेल योर आइडिया, यू कैन विंडिकेट योर आइडिया, यू कैन स्टैब्लिश योर आइडिया। जाहिर है जो सीएसएस और पीएमएस के ऐसे है ना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि यू हैव टू राइट फॉर द एग्जामिनर। और हो सकता है कि जो आपका एक्यूमेन है, आपका विजन है, आपकी इमेजिनेशन है, वो ज्यादा बेहतर हो उस एग्जामिनर से। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप अगर कोई ऐसे लिखते हैं, तो वो कोई इंग्लिश लिटरेचर का अगर टीचर चेक कर रहा हो, तो वो तो उसको लिंग्विस्टिकली देखेगा। जो पाकिस्तान में लिंग्विस्ट्स हैं, उनकी सबसे बुरी बीमारी ये है, चाहे वो उर्दू अदब के हैं, पंजाबी के हैं, वो जुबानदानी से आगे हटते नहीं हैं। हत्ता कि दुनिया अब जो है ना वो लूसिड और सिंपल लैंग्वेज पे चली गई है। तो वो एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को जरूर देखते हैं। डोंट थिंक आइडिया मैटर, आई थिंक आइडिया मैटर। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, तो जब जब आपकी तहरीर जो है वो डिपेंडेंट हो जाए किसी एक ब्रेन के ऊपर कि वो इसकी क्वालिटी डिटरमिन करेगा, देन इट इज वेरी टफ। तो फिर आपने बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना, बहुत ज्यादा अपनी इमेजिनेशन को लेके नहीं आना। तो फिर जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, आपने उसके अंदर रह के ही, फर्ज करें कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट का आपको इंग्लिश कैसे आ जाता है, तो यू विल बी ट्राइंग के जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें लिखे, उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी है वो जरूर रखें, उसको कोहेरेंस दें, सेंटेंस मेकिंग सिंपल रखें, पैराग्राफिंग जो है वो आपकी लूसिड होनी चाहिए। फिर वो एक पैरे को दूसरे पैरे के साथ आप कंप्लीमेंट करें, ताकि जो आपका आइडिया है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो एक एक प्रॉपर सेल थ्रू हो, कि आप नेविगेट कर रहे हैं, आप एक सेल थ्रू कर रहे हैं, और आखिर में आप उसको एक मंजिल तक लेके जा रहे हैं। यू आर स्टैब्लिशिंग, यू आर विंडिकेटिंग योर आइडिया इन वेरी सिंपल एंड लैंग्वेज। और द मोर यू सिम जितना आप सिंपल लिखेंगे उतना बेहतर होगा। जो सिंपल राइटिंग, इट डज नॉट मीन के
आप अच्छा नहीं लिख रहे, जो एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं होनी, व्हाट वी डू, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ प्राइमरी लैंग्वेज, तो हम ये कहते हैं कि हम जी कोई मुश्किल फ्रेज ले आए, मुश्किल इडियम ले आए, जहाँ पे आपका लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन चाहिए, लिटरेचर है, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है, उसमें यू कैन यूज इडियम्स। बट व्हेन यू राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन कि आपने लिखने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस लिखनी है, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखनी है, फिर आपको जो उसका जार्गन है, जो डिक्शन है, वही लिखना चाहिए। फाउंडेशनल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव द फाउंडेशनल नॉलेज, मेरे ख्याल में आप एक महीने में अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि यू हैव द बेसिक आइडिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है वो पिछले जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है, दे आर विद आइडियाज, दे दे हैव मोर नॉलेज, दे हैव मोर एक्सेसिबिलिटीज, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, दे आर इंटरनेशनली लिंक्ड, उनके एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, उनकी डिस्कशन ज्यादा है, उनकी कम्युनिकेशन ज्यादा है। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, when you prepare for certain things, तो there are always limitations। हमने ऐसे भी देखा है कि मैं आपके साथ एक वाकया थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मैंने जब सर्विसेज ज्वाइन की तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था अंग्रेजी अदब। तो जाहिर है अगर आप अंग्रेजी अदब पढ़ाते हैं तो थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी बेहतर होती है, आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर शायद नहीं रही। तो वो मैं अपनी समरीज पे, बाकी चीजों पे जब मैं लिखता था तो वन ऑफ जो स्पेशल सेक्रेटरी था वो एक खातून थी, तो वो मेरी गलतियां निकाल देती थी उसके ऊपर। तो मुझे पता था ग्रामेटिकली भी मेरा सेंटेंस ठीक है और लिंग्विस्टिकली भी ठीक है, और इसका एडवर्ब भी ठीक लगा है, एडजेक्टिव भी इसका ठीक लगा है, और फ्रेजल वर्ब भी ठीक लगी है। मेरी कोशिश होती थी कि उसको मुझसे लिखे, फ्रेजल वर्ब में बहुत ज्यादा यूज करता था। तो 4-5 दिन हुए तो मुझे आई वॉज फेड अप, तो मैं लेके 2-3 ग्रामर बुक लेके उनके पास चला गया। मैंने कहा जी मैडम, आप मेरी अच्छी जो तहरीर है या मेरी जो ग्रामेटिकली करेक्ट तहरीर है उसको इनकरेक्ट कर दें। तो मैंने उनको फिर रेफरेंसेस बताए, ये ऐसे 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 है। तो ब्यूरोक्रेसी में लोग एम्बेरस नहीं होते, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, तो शी वॉज नॉट एम्बेरस्ड के चले ये है। मैं ये चाहता था कि कम से कम इसको लैंग्वेज रहने दें। मैं अब इधर कोई आपका शागिर्द तो नहीं हूं ना कि आपको रोजाना बैठ के मैं लिख के दिया करूँ कि ये चीज ठीक है ग्रामेटिकली, इंग्लिश इज नॉट माई लैंग्वेज। और एज लॉन्ग एज मेरा अगर मैसेज कन्वे हो रहा है, राइटिंग स्किल्स से ये मुराद कतई नहीं है कि आपने अंग्रेजी में लिखी। राइटिंग स्किल्स, आपने आर्ट सीखना है, आपको इंग्लिश में भी वो लिखना आना चाहिए, आपको पंजाबी में भी लिखना आना चाहिए, आपको पश्तो में भी लिखना चाहिए, वट एवर योर लैंग्वेजेस आर, आपको वो उर्दू में भी लिखना आना चाहिए। फिर राइटिंग स्किल्स फाउंडेशन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपकी स्पीकिंग स्किल्स की, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर राइटिंग के सारे पैटर्न्स जो हैं वो आपको पता चल सकते हैं। फिर देर आर टू मोड्स ऑफ लर्निंग, एक बुक रीडिंग है और दूसरा डिस्कशन है। जो मेरे ख्याल में जो प्राइमरी है वो डिस्कशन है, और डिस्कशन का असूल ये रखना चाहिए कि जिससे आपने डिस्कशन करनी है वो आपसे लाइक हो। अगर आप अच्छी डिस्कशन करेंगे, आपको आर्गुमेंट डेवलप करना आ जाएगा, आपकी प्रिसीजन आ जाएगी, आपकी ब्रेविटी आ जाएगी, आपका सेंटेंस छोटा होता जाएगा। 10 सेंटेंसेस की जगह आपकी 4 होते जाएंगे। यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन पंजाबी, यू कैन टॉक इन एनी लैंग्वेजेस। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप तैयारी करते हैं तो आपने बात करने की भी करनी है कि फर्ज करें लोकल गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है, ये 2 मिनट में मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं 1 घंटा भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। तो यू हैव द प्रिसीजन, क्योंकि आपकी ग्रिप है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है इन माय ओन लिमिटेशंस। जब आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज आएगा, आप की फाउंडेशन बन जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी आपने लिखना है, चाहे एसए में लिखना है, चाहे आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखना है, पाकिस्तान अफेयर्स में लिखना है, जो भी पेपर है, मेक श्योर जो आपने क्वेश्चन करना है उसके पास, उसकी आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज हो। फाउंडेशनल नॉलेज क्या है? फाउंडेशनल नॉलेज ऐसी चीज है कि आपके पास इतनी ग्रिप है उसके ऊपर कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली, लेजिस्लेटिवली, उसके ऊपर कंपैरेटर एनालिसिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी जजमेंटल बट स्टिल यू कैन बी सब्जेक्टिव एट टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव द आइडिया, इफ यू हैव द फाउंडेशनल नॉलेज, वर्ड्स विल ओनली फॉलो। कमिंग बैक, वो सेक्रेटरी साहबा ने फिर मुझे चेंज कर दिया। इस तरह आपकी भी सारी किस्मत जो है वो उस एग्जामिनर के पास है जिसने आपका चेक करना है। और जाहिर है आप बहुत अच्छा रिसर्च बेस्ड पेपर लिखते हैं कोई, तो अगर एग्जामिनर आपको अच्छा नहीं मिला तो देन यू आर इन ट्रबल। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो तहरीर है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना हो। बेशक आप अगर किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, फिक्शन राइटिंग करते हैं, अपनी अपने आप को एस्थेटिकली प्लेजर करने के लिए लिखते हैं, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें। जब आपने प्रैक्टिस करनी है, यू मस्ट हैव दी
एक्सपेरिमेंट्स, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको ट्रेवल थ्रू करवाएं, उसको लिखें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को अच्छे करें। जो आपकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर प्रैक्टिसेस होंगी वो आपको सॉलिड करेंगी, आपको पक्का करेंगे आपके आर्गुमेंट में, आपकी आर्टिकुलेशन में, लिखने में, बोलने में, हर लिहाज से। Most importantly, when you are going to put up your case, when you are going to put up your file, when you are going to put up your write up, when you are going to put up your draft, अपनी समरी है, रिपोर्ट है, एसे है, देन यू हैव टू कंपेयर कि कौन सा स्टैंडर्डाइज चीज है, कि इसमें एग्जैजरेटेड फॉर्म में मैं नहीं जा रहा। क्योंकि एग्जैजरेशन में जब आप जाते हैं यू माइट बी गेटिंग 70 मार्क्स एंड देन यू माइट नॉट बी गेटिंग इवन 30 मार्क्स। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइडिया, स्टैंडर्डाइजेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जार्गन और डिक्शन का भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, क्योंकि सारा नॉलेज आपका गवर्नेंस का है। आपके एसए के पेपर्स में भी 7-8 क्वेश्चन तो गवर्नेंस के आएंगे। अब गवर्नेंस में लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जेक्टिव है, उसमें जुडिशरी है, डेमोक्रेसी अगर आता है, डेमोक्रेसी इज आल्सो गवर्नेंस, वो एक पॉलिटिकल रेगुलेशन है। फिर राइट्स आता है, वो भी गवर्नेंस है, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस रिगार्ड। तो जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट। आप डेली कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। द मोर यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, कोई भी स्कीम आपने लिखनी है यू मस्ट बी नोइंग द कॉन्सेप्ट। तो लोकल गवर्नमेंट की जब आपने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाई इज इट एसेंशियल एंड व्हाई शुड इट बी देयर, then under what law it should be there, what is the constitutional scheme, what is the legislative schemes, why is it not successful in Pakistan, what what are the impediments in this regard, uh, how can you contribute it, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत से दरीचे होते हैं, लेकिन आप जो भी दरीचा उसका उठाएं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू उठाएं, फिर यू मस्ट हैव दैट कैपेसिटी, यू मस्ट हैव दैट फाउंडेशनल नॉलेज, एंड यू मस्ट हैव दैट डिक्शन कि आप उसको विंडिकेट कर लें। मैं एस्टेब्लिश के लफ्ज नहीं यूज करता, विंडिकेशन ऑफ आर्गूमेंट इज प्रॉपर आई थिंक। ये ना हो कि आप ऐसे लिखना शुरू करें लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट को डिफाइन करें, फिर उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें, पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें, फिर उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करवाएं, और बाद में जाके यू जस्ट फाइंड के टाइम खत्म होने वाला है और फिर आपका इतना एग्जैजरेटेड, इतना एक्सपेंडेड आर्गूमेंट है वो पढ़ ना सके। आपने सीधा लोकल गवर्नमेंट को डिफाइन करना है, थीम को डिफाइन करना है, और उसका पहला रिलायंस लेना है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो लॉ का उसका पहला रिलायंस लें, फिर उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करें, फिर उसके इश्यूज को डिफाइन करें, फिर एक अच्छा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कराएं। उसकी जरूरी नहीं है रिकमेंडेशंस, आपने ये देखना है कि वो क्या क्या रहा है। अगर आपका ऐसे ये है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट कामयाब क्यों नहीं हो रही, व्हाट आर द रीजंस व्हाई लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान तो इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, तो उसका एक और तरीके से आप करेंगे। आपको पता चल गया कि इसमें आपने रीजंस पे फोकस करना है, इस पे आपने रिकमेंडेशंस नहीं देनी। अब जैसे मैंने अपना आर्टिकल लिखा था तो मैंने लिखा था रिफॉर्मिंग लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो इसका प्राइमरी जो मेरा एक कॉन्सेप्ट आएगा वो रिफॉर्म्स के ऊपर आएगा। मैं थोड़े से इश्यूज डिफाइन करूंगा और मैं उसको एक्सपैंड करूंगा रिफॉर्म्स में जाके। अब जाहिर है रिफॉर्म्स में जाके उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग, तो एक पॉलिटिकल रेगुलेशन का आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसकी लॉ मेकिंग कैसे होगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसके कैसे बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसको लेजिस्लेटिवली कैसे ट्रीट किया जाएगा, और इसके जो है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। देन कम दिस सोसाइटी, व्हाट विल बी द सोशल इम्पैक्ट। लिटरेचर होगा, लिटरेचर का अगर आपको लिखना पड़ेगा तो देन यू विल बी टॉकिंग के व्हाई लिटरेचर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, आपका एस्थेटिकल कोड क्या है, ह्यूमन इंस्टिंक्टिव सिस्टम क्या है। जैसे अगर आप लिटरेचर के ऊपर लिखें तो आप कह सकते हैं, मतलब यू नो द कॉन्सेप्ट कि अल्लाह जमाल है, अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, तो वी ह्यूमंस आर इज एक्सटेंशन। तो एक एस्थेटिकल कोड है हमारे अंदर, हमें तरतीब से चीजें, खूबसूरत चीजें पसंद हैं। बल्कि जो हमारी कमर्शियल परसूट्स हैं वो भी एक लिहाज से आपकी एस्थेटिकल कोड को सेटिस्फाई करने की तरफ ही जाते हैं। फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिखना है, यू मस्ट हैव दैट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट हैव दैट प्राइमरी आइडिया।
एक और मैं चीज आखिर में, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर ऑन लोकल गवर्नमेंट, तो आपने एक ये चीज रखना कि डिक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एमफिल केमिस्ट्री है, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने लिखा है कि हम एमफिल केमिस्ट्री है, या हम आईटी में काम किया है, या वी आर इंजीनियर, वी आर डॉक्टर्स, तो आपके पास डिक्शन तो बहुत अच्छा होगा और डिक्शन की तरतीब भी होगी। तो रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन डिक्शन, और कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आपने उस लैंग्वेज के लोग जो हैं, जो लिखारी हैं, अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है तो फिर आपने अंग्रेजी राइटर्स को पढ़ना है। ये कभी एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा कि जो जबान के राइटर्स हैं उसको नहीं पढ़ना। पंजाबी अगर आपने सीखनी है, फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब पढ़ें, कश्मीरी डायलेक्ट जो पंजाबी है उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, बुल्ले शाह पढ़ें, फिर सराइकी में ख्वाजा साहब को पढ़ें। तो इस तरह थोड़ी सी इंग्लिश में फॉर योर एस्थेटिकल प्लेजर अच्छे नॉवेल्स पढ़ लें, अच्छी तहरीरें पढ़ लें, अच्छा पढ़ें। रीडिंग एंड डिस्कशन ये आप करें तो इट शुड नॉट बी एन इशू। पढ़ें अच्छा और लिखें भी अच्छा। और ये ज़हन में रख के ना कि जी सीएसएस का नहीं होगा, पीएमएस का नहीं होगा, दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम नहीं होंगे। राइटिंग स्किल्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट, इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर एन इंजीनियर, बहुत सारे हमने साइंटिस्ट देखे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड राइटर्स एक्चुअली। तो ये आपने राइटिंग स्किल्स का जो आर्ट है वो सीखना है, राइटिंग स्किल्स नहीं सीखनी। अगर इफ यू लर्न द आर्ट तो फिर आप उर्दू में भी बड़ी अच्छी गपशप लगाएंगे, लिखेंगे भी बड़ा अच्छा, फिर आप अंग्रेजी में भी बड़े अच्छा लगाएंगे, पंजाबी में भी अच्छी गपशप लगाएंगे। तो इट इज, एसे राइटिंग डज नॉट मीन कि यू आर लर्निंग इंग्लिश। एसे राइटिंग मीन्स दैट यू आर लर्निंग द आर्ट ऑफ एसे। तो लैंग्वेज कोई भी हो, आप उसमें लिख सकेंगे कि आपको पता है कि मैंने अपना आर्गुमेंट बिल्ड कैसे करना है, मैंने उसको विंडिकेट कैसे करना है, मैंने उसको फैक्चुअली कैसे प्रूव करना है। और कुछ हद तक मैं सब्जेक्टिवली होके उसको ओपिनियन मेकिंग में इस तरह करना है। बुनियादी तौर पे ना आप जजमेंटल हो सकते हैं, ना आपका काम ओपिनियन मेकिंग है। आपने ज़रा एक डिस्कोर्स जो है उसको स्टेब्लिश करना है। अब कमिंग बैक टू दी लोकल गवर्नमेंट, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो पहला मैंने लेक्चर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आप मुझे कह रहे थे वो उसकी रिकॉर्डिंग उस जगह पे अवेलेबल है। यू कैन गो देयर एंड लिसन दैट। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पाकिस्तान के माहिरीन से हमारी गपशप लगती रहती है, थिंक टैंक के जरिए भी और एज ए सिविल सर्वेंट भी। वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट, उसको लॉ मेकिंग में लेके आने के एक्सपर्ट नहीं है। फर्ज करें आपने एआई पे बहुत अच्छा काम करना है, आप कहते हैं कि जी मैं एआई की एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, या मैं एआई का एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक एक कल्चर पाकिस्तान में डेवलप करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यू विल बी डूइंग लॉ मेकिंग। आप उसको इस तरीके से रेगुलेट करेंगे कि उसको पॉजिटिवली उसकी इम्प्लीमेंट, और उसका जो डार्क, देयर इज ऑलवेज अ डार्क साइड, तो जो उसकी डार्क साइड है उसको रेगुलेट किया जाए। एक्सेसिव रेगुलेशन नहीं होती, डार्क साइड को रेगुलेट किया जाना चाहिए, और जो दूसरी ब्राइट साइड है उसको खोल देना चाहिए, ताकि इमेजिनेशन के ऊपर लोगों की क्रिएशन आए, सारा कुछ आए। जब आपने आर्ट ऑफ राइटिंग सीखना है तो आपने इमेजिनेशन के ऊपर और क्रिएशन के ऊपर इसको रखना है। फिर जब आपके आर्ट सीख लेगा तो फिर आप उसके मुतलका कोई भी जो है वो स्कीम ऑफ राइटिंग निकाल सकते हैं, वो फिर आप ऐसे के मुताबिक भी निकाल लेंगे, आप उसकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर भी निकाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि यू कैन लर्न एवरीथिंग, अ मंथ इज फिशंट। हाँ, थोड़ी फिक्शनल राइटिंग में मुश्किल होती है, लेकिन फिक्शनल राइटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है इफ यू हैव ट्रेडिशनल राइटिंग स्किल्स। कमिंग बैक टू लोकल गवर्नमेंट, अब लोकल गवर्नमेंट का अगर आपके पास ऐसे आता है तो आप कैसे लिखेंगे? आई विल बी कंक्लूडिंग इट इन 5 मिनट्स। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर जैसे ही आप कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देंगे, यू विल सडनली कम टू पाकिस्तान, क्योंकि आप लिख रहे हैं रिफॉर्मिंग दी लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आप थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को कि 1947 से ये इश्यूज आते रहे हैं, और यू विल बी राइट इन 2024 विद न्यू गवर्नमेंट्स इन दी ऑफिसेस। अब आपने रिफॉर्म करने की एसेंशियलिटी बतानी है कि आप इससे ये रिफॉर्म होना क्यों जरूरी है। ये हर बंदा बता सकता है कि जी ऑपरेशनल गवर्नमेंट है, ग्रास रूट पे काम करेगी, लोगों की जिंदगी में बेहतर लेके आएगी, क्योंकि आपका काम तो बरह रास्त सारी चीजें अहम है, बट फर्स्ट
जो व्हेन यू लिव इन अ कमोडिटी कम्युनिटी, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, डायरेक्ट प्रोविंशियल और फेडरल। पाकिस्तान के स्पेसिफिकली आपने देखने के देयर आर थ्री डोमेन, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। अच्छा, व्हेन आपने कॉन्सेप्ट बता दिया और आपने ये विंडिकेट कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवोल्यूशन स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द वे फॉरवर्ड। और आप देख सकते हैं दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सारे डेवोल्यूशन पे खड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनका भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। चाइना आप देख लें, आप रशिया देख लें, आप ईरान देख लें। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, आपने अच्छा इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, आपने वहां तक इस्टेब्लिश और विंडिकेट कर दिया कि पाकिस्तान नीड्स लोकल। अब आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट हमने विंडिकेट कर लिया, अब लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती, तो फिर जाहिर है क्योंकि आपका एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, तो यू विल बी टॉकिंग पॉलिटिकली। पॉलिटिकली जब आप बात करते हैं उसमें लॉ भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल चेंज, या आपको कोई बंदा कहता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज आनी चाहिए, तो इससे मुराद ये नहीं कि एक पॉलिटिशियन की जगह दूसरी पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल चेंज से मुराद ये है कि पूरा पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो, उसमें फिनेंशियल एस्पेक्ट भी है, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी है, उसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी है, उसमें पूरी रियासत का कारोबार है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ये हम सारी बातें पॉलिटिक्स ही करते हैं, बाकी तो आपकी फिर पर्सनल चीजें रह जाती हैं, उसमें तो आपकी लिबर्टीज हैं, उसमें तो रियासत ना आ सकती है ना आपको कोई रेगुलेट कर सकती है। अब आप ने पॉलिटिकल कंपल्शंस बता देनी है, पॉलिटिकल नेसेसिटीज बता देनी है लोकल गवर्नमेंट की, आपने कुछ केस स्टडीज बता देने हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट इज इनेविटेबल फॉर द ग्रास रूट डेवलपमेंट। और अगर आपकी ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर आपकी जो इकोनॉमी के मिड में आने वाले इंडिकेटर्स हैं और जो प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, जो हाईएस्ट इंडिकेटर्स हैं, वो भी नहीं हो सकते, बिकॉज द फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इश्यूज जब आप बताएंगे कि जी इश्यूज ये हैं, सारे डिफाइन हो गए, फिर आप जाहिर है रिफॉर्म करना है, तो इट मीन्स बेसिकली जो आपका आर्टिकल होगा वो रिफॉर्म्स के ऊपर जाएगा। तो 50% ऑफ योर एसे विल बी ऑन रिफॉर्म। अब आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आपने पहले बताया रिफॉर्म से पहले प्रोसेस का भी आपने जिक्र करना है कि रिफॉर्म से पहले क्या कुछ होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है एक मूवमेंट है, उसके ऊपर एक तहरीक है, उसमें वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं, आपने एक नेशनल डिबेट की है, उसके ऊपर ये इंडिकेशन हुई है हाँ नहीं लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी जैसे लोग जो मुहर्रिक हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, दे आर ट्राइंग, सेमिनार्स करवाते हैं, तहरीकें चलवाते हैं, कैंप्स लगवाते हैं, और ये श्योर करते हैं लोगों को कि नहीं लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान में हर जगह पे एक लिहाज तक है भी सही कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब रिफॉर्म से पहले तक जो एक नेशनल डिबेट है या जो एक आर्गुमेंट की विंडिकेशन है, यू विल बी आल्सो ट्रांसलेटिंग दैट, एंड फिर द प्रोसेसेस, द स्ट्रक्चर्स, हाउ टू रिफॉर्म। वो रिफॉर्म कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आएंगी, लीगल प्रोटेक्शंस आएंगी, लेजिस्लेशन की प्रोटेक्शंस आएंगी, पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस आएंगी, पॉलिटिकल कल्चर चेंज होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डिफाइन होगा, चेंज होगा, जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, पायलटिंग कैसे होगी, प्रोजेक्ट्स इसके कैसे किए जाएंगे, इसको कितने अरसे के लिए रखना जाएगा, कंसिस्टेंसी कितने होगी, इसके फिनेंसिस कैसे आएंगे। और व्हेन यू डेवलप अ कंसेंसस एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल चेंज में, स्पेशली इन अ फेडरल गवर्नमेंट, इन अ फेडरेशन, कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू विल बी गोइंग इनटू प्रैक्टिकल फील्ड, जहाँ पे आप सिविल सर्विसेज में भी आएंगे, प्रोफेशनल फील्ड्स में भी आएंगे, तो वहां से आपने सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना है, एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंसेंसस। अब आपने रिफॉर्म्स के ऊपर लिखा है, सारे रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन, वेन एवर यू राइटिंग समथिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छी लेजिस्लेशन बना दी, आपने एक्टिविटी की, आपने बहुत अच्छा एक एक्ट बना दिया। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इम्प्लीमेंटेशन जब आपने देखनी है, आपने देखना है कि उसकी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का क्या पार्ट होगा, उसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या पार्ट होगा, उसमें इंतजामी इदारे कैसे बनाए जाएंगे, इंतजामी इदारों में एचआर कैसे आएगा, एचआर ट्रेन कैसे होगा, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी, फिर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होगी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज नॉट द मॉडल, द मॉडल इज पॉलिटिकल मॉडल, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे मिलके काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, हम लोगों से दूर भागते हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखते।
ये आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन पे खड़ा है, आपका डिक्शन जो है वो कंट्रोल्ड होगा, लेकिन आपकी इमेजिनेशन को, यू कैन गिव विंग्स टू योर इमेजिनेशन। इवन राइटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्शन कंट्रोल्ड रखें, उसको अच्छा रखें, एंड देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट, पर जो फिर आपका जो एक फ्रेमवर्क बनेगा, रिकमेंडेशन का एक फ्रेमवर्क आपने बना लिया जी कि ये चीजें होंगी, वो कुछ उसमें आइडियलिस्टिक चीजें होंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आइडियलिस्टिक होंगी, और शायद जो पढ़ने वाला होगा तो वो उसे पढ़ के मुस्कुराता रहे कि ये बहुत ज्यादा आइडियलिज्म है, बिकॉज यू आर अ यंग पर्सन और यू विल बी हाईलाइटिंग आइडियलिज्म। अच्छा, उसमें भी आप फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि जी ये मीडियम टर्म प्लान है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। डुएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज मोर, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, अगर आप एक क्रिटिक लिख रहे हैं या क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, तो यू कैन बी आइडियलिस्टिक, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म समथिंग, तो आप आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच कि ये डुएबल है। फिर यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी वर्क्स इन पाकिस्तान, व्हाट इज द पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट आर द पावर डायनामिक्स, हु इज मोर पावरफुल। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जो है वो एक वैक्यूम है, पावर वैक्यूम है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में पावर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जब तक पावर रिफॉर्म्स नहीं होंगी और जो पावर है वो आपके पास, हमारे पास, आवाम के पास नहीं आएगी, नो वे। रिकमेंडेशंस का जो आपने पैकेज देना है, जो आपने विंडिकेशन करना है अपने आर्गुमेंट को, या जो दूसरा करना है, दैट मस्ट बी सब्सटेंशिएटेड बाय लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल नीड, सो दैट स्लोली बट श्योरली विंस द रेस। सो दैट जो वो एक रिकमेंडेशन का पैकेज है, दैट मस्ट हैव प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, सो दैट कि अगर आपको एक आइडियलिस्टिक प्लान नहीं है तो वो ना हो सके। और लास्ट लास्ट थिंग, इम्पोजिंग नहीं जाना, इम्पोज नहीं करते, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, इम्पोज कभी आइडियाज नहीं हुए। अगर आप दुनिया में बहस को समेटना चाहें, तो कभी भी बहस को कंक्लूड नहीं किया जा सकता। बहस में हमेशा आप इंक्लूड करते हैं, डिस्कोर्स में इंक्लूड करते हैं, एसेस में इंक्लूड करते हैं। यू आर ओनली गोइंग टू इंक्लूड योर पॉइंट ऑफ व्यू, never think you can conclude them. When you include your point of view, let the discussion go further. लोग ज़ाहिर है उसको चलाते रहेंगे, और एक सिविलाइजेशनल साइकिल में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल में, never conclude your discussion, just give your point of view humbly, uh, simply, but having enforceability of facts and law and persuasion. I hope you will like it. और आप देखेंगे कि थोड़ा सा, एक महीने में आपकी ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छा लिखेंगे। आपने इंग्लिश लिखना नहीं सीखनी, आपने ऐसे की आर्ट सीखना है, और वो फिर आप उसको अपने आर्गुमेंट्स में, उर्दू में, पंजाबी में, रोजमर्रा में करते जाएंगे। एक्टिविटी हमारी ये है कि आपको पता है कि आप हमारे जो सोशल मीडिया के रिपब्लिक पॉलिसी के अकाउंट्स हैं, ट्विटर का, फेसबुक का, उनको भी फॉलो कर लें, और एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट साइन करें। में देखेंगे लेजिस्लेशन, सबसे पहले उसमें ये देखें कौन सी पावर्स लेनी है लोकल गवर्नमेंट ने, फिर कौन से उसमें इंतजामी ऑफिस बनेंगे, उसमें लोकल गवर्नमेंट सर्विस का आपने क्या करना है, उसमें आपने फिनेंसेस इकट्ठे क्या करने हैं, उसमें आपने अपनी जो एक जुरिस्डिक्शन है, डोमेन जो है, वो कैसे सेपरेट करनी है फ्रॉम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। आई होप यू विल लाइक इट। कल हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ह्यूमन राइट्स का अपना आर्टिकल। ह्यूमन राइट्स पे मैंने काम किया है, और मैंने बड़ी रिसर्च भी ह्यूमन राइट्स की है। वो हम थोड़ा सा ज़रा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उसमें सटायर काफ़ी आएगा, और आई होप यू विल लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, वो मैं, एक टाइम होता है मैं देखता हूँ इधर में, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट यूजिंग गैजेट्स, तो जूम मेरी इतनी ही प्रैक्टिस है, तो मैं कहता हूँ कोशिश हमारे प्रोजेक्ट की ये है, हम 4-5 दोस्त हैं, बहुत से हम पर्सनैलिटीज लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको सिर्फ CSS या PMS का ऐसे नहीं सिखा रहे हैं, जो हमने काम किया हुआ है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज, सो दैट यू हैव दैट आर्ट, दैट परसुएसिव आर्ट, विच यू विल बी यूजिंग इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। इंशाल्लाह ताला हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। आई होप इट विल बी अ गुड लर्निंग कर्व। कल हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बेस्ट जो तहकीक है, वी विल ट्राई टू प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।